केमिकल चेंज में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जिंक है और ऑक्सीजन है, तो जिंक को हम सिंबॉलिक फॉर्म Zn लिखेंगे, ऑक्सीजन को हम मॉलिक्यूलर फॉर्म O2 लिखेंगे, दाहिने साइड में हम जिंक ऑक्साइड लिखेंगे। यहाँ पर मैं इस चीज को समझाने के लिए एक डिफिनेशन लिखा हूँ, इन विच केमिकल इक्वेशन द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction with the help of symbols and formula। मैं यहाँ एग्जाम्पल में दे रहा हूँ Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। यहाँ देखिए, ये जो केमिकल चेंज हुआ है उसको हम केमिकल इक्वेशन के रूप में बांध रहे हैं। इसके पहले मैंने जो इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है सिंबल्स एंड फॉर्मूला। जिंक को हमने Zn के सिंबल में लिखा और सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्मूला लिखा, सल्फ्यूरिक H2SO4। ये लेफ्ट साइड में लिखे हैं, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हुआ किस रूप में हुआ, तो ये जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस है, जिंक एक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड है, जिंक सल्फेट लिक्विड है, जिंक सल्फेट का ये हमारा साल्ट हुआ, हाइड्रोजन गैस। सो आई कैन से अबाउट दिस द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ये जो है इसको हम इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसके पहले एक चीज और मैं बताता हूँ, इसको पहले हम वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, सो इसको हम इस इक्वेशन को पहले हम वर्ड के रूप में लिख दिया। देखिए, इसमें भाग लिया जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक को मैंने वर्ड में लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड को वर्ड में लिखा। ये हम लेफ्ट साइड में लिखे, जो भी प्रक्रिया में भाग लेता है, दो सब्सटेंसेस which involved in chemical reaction are called reactants। so यहाँ जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्टेंट हुए। they are written in the left side। इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। जो प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जो प्रतिफल, जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हुआ विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हम दाहिने साइड, राइट साइड लिखेंगे। राइट साइड में जो भी प्रतिक्रिया प्रोडक्ट बना, जो भी नया सब्सटेंस बना, उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। और लेफ्ट साइड में जो भी प्रतिक्रिया में भाग लिया उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे। सो केमिकल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। लेफ्ट साइड the substances which take part in chemical reactions, right side the substances which are formed after chemical reaction, the new substances, and they are called products। so यहाँ हम इसको लिख रहे हैं reactants और इसको हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मैंने केमिकल चेंज में याद कीजिए बताया था, इसमें कोई नया न्यू एलिमेंट नहीं बनते हैं, जो पहले से बना हुआ है। रिएक्टेंट में जो भाग लिया, क्या भाग लिया, यहाँ देखिए, जिंक भाग लिया 1, हाइड्रोजन भाग लिया 2, सल्फर भाग लिया 3, ऑक्सीजन, 4 एलिमेंट इसमें हैं जो सिंबॉलिक और मॉलिक्यूलर रूप में हैं। इसी को हम दाहिने साइड में केवल रीअरेंज हुआ है। क्या रीअरेंज हुआ भाई, तो जिंक सल्फेट के साथ मिलकर के जिंक सल्फेट बना, इसको हम जिंक सल्फेट कह रहे हैं, जिंक सल्फेट। और ये हाइड्रोजन गैस बना, हाइड्रोजन गैस। सो
in this chemical reaction there will be reactant and product. In the left side reactant, in the right side product. उसके बाद इसको हम नेक्स्ट स्टेज में इसको बैलेंस करते हैं। इस बैलेंस के क्रम में जो हम लिखेंगे वो आपको सामने दे रहे हैं। सबसे पहले बैलेंस के क्रम में यहाँ पर आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट हैं जो भाग लिए हैं उसमें आप देखिए नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के फॉर्म में उसी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम क्या वो दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो उसको कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर दोनों बराबर नहीं है दोनों साइड तो उसे कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इन दिस केस मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिंक का एक एटम दिखाई दे रहा है, जिंक सल्फेट में जिंक का एक एटम। इसमें मैं एक चीज बता दूं, यहाँ लिख देता हूँ रिएक्टेंट्स, इधर लिखता हूँ प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ जिंक एटम 1, यहाँ पर भी जिंक एटम 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोजन 2 एटम। यहाँ पर भी हाइड्रोजन देखिए दाहिना साइड में, राइट लेफ्ट हैंड साइड 2 एटम। जिंक का यहाँ एक एटम है, हाइड्रोजन का देखिए राइट साइड में 2 एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम। सल्फर देखिए यहाँ एक एटम दिखाई दे रहा है, इधर देखिए सल्फर एक एटम है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 4, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 4 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ atoms of each element in the left side is equal to number of atoms of each element in right side. In both sides, number of atoms of each element are equal. So यहाँ कहेंगे ये जो केमिकल रिएक्शन अभी हमने दिखाया है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, जिसमें जिंक के ऊपर टेस्ट ट्यूब में जिंक ले लीजिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है जिसको हम टेस्ट करते हैं, पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। तो इसमें दोनों साइड में जितने एलिमेंट बाएं साइड में हैं उतने एलिमेंट दाहिने साइड में, सेम एलिमेंट है, इसका एलिमेंट पूरा चेंज हो गया है। जो बाएं साइड में एलिमेंट है वो दाहिने साइड में चेंज दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ एटम की बात है तो नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में हर एक एटम का इक्वल दिखाई दे रहा है। तो ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। और दूसरा है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, उसको हम आगे लिख रहे हैं। आगे मैं ये डिस्कस आपके बीच कर रहा हूं कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे अधिक से अधिक मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। यानी आपको जो हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे उसको देखने के बाद कितना अधिक से अधिक हमको उससे इंफॉर्मेशन मिल सकता है, उसको हम 3 खंड में बांट दिए हैं। पहला बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स इन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स। अभी फिजिकल स्टेट में ये जो बातें आई, जिसमें मैं एक एग्जाम्पल यहाँ दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने दिखाया था जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, हमने दिखाया था जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। देखिए इसको हम कैसे अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव दे सकते हैं। तो इसके लिए
ये जिंक किस स्टेट में हमने लिया है, सॉलिड में लिया है, इसको सॉलिड के लिए हम S लिखेंगे, S। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने लिया है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड के लिए L लिखेंगे, L। फिर हमें प्रोडक्ट में जो मिला है जिंक सल्फेट, ये किस फॉर्म मिला है, लिक्विड अवस्था में मिल रहा है, इसलिए इसको हम L लिखेंगे, L। हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, ये लिबरेट गैसेस स्टेट में हो रहा है, इसलिए इसको हम G लिखेंगे, G। अब इस इक्वेशन में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि बिना हम कुछ बोले हुए केवल इक्वेशन हम लिख दिया। इक्वेशन लिखने के बाद समझने वाले ये समझ रहे हैं, अच्छा जिंक जो है सो सॉलिड फॉर्म में लिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्म है वह लिक्विड अवस्था में लिया गया है, जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है जिंक सल्फेट साल्ट वह लिक्विड फॉर्म में है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो इसको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस, S से हो गया, S से हो गया सॉलिड, L से हो गया लिक्विड और G से होगा गैस, ठीक है। फिर एक होता है अगर हम किसी चीज को एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं तो जल के घोल के रूप में ले रहे हैं, उसको हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस, एक्वस AQUOUS, इसको हम AQ के रूप में लेंगे। इसके बारे में, एक्वस के बारे में मैं एक एक करके भी बताऊंगा कि जो हम ले रहे हैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा है इंडिकेटिंग हीट, कोई भी इक्वेशन को अभी हम आगे बताएंगे एग्जाम्पल से कि जब हम इक्वेशन की बात लिखते हैं तो हीट या तो उसमें इन्वॉल्व होता है या इवोल्व होता है, या तो एब्जॉर्ब होता है या बाहर निकलता है। तो एब्जॉर्ब होगा उसके लिए अलग नाम है, उसको एंडोथर्मिक कहेंगे, रिलीज होगा उसको एक्सोथर्मिक कहेंगे। उसी तरह से हमने लिखा है कंडीशन, बाय इंडिकेशन कंडीशन अंडर विच द इक्वेशन। अब जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें सनलाइट जरूरी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों में आपस में ग्रीन प्लांट उसको यूज करते हैं इन द सनलाइट, तो उसके लिए फिर हम लिखेंगे। अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगी। हेलो, देखिए मैं अब जो है सो एक तीसरा जो एक्वस के बारे में समझा रहा था, सॉलिड और लिक्विड और गैस के बारे में तो समझा दिया जिंक और H2O के साथ। एक्वस के बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हमने एक्वस लिया है, जलीय घोल, जल में घुला हुआ है, और इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास ओवर कर रहे हैं। When carbon dioxide passed into the select line calcium hydroxide in aqueous solution, then a insoluble, इसको हम लोग बोलते हैं insoluble white precipitate, इसको हम PPT भी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुला हुआ है, तो जब कोई सब्सटेंस को पानी में घोल के रूप में लेते हैं तो आपको ये इंडिकेट करना होता है AQ, एक्वस, AQ, एक्वस। इसका मतलब यह जो सॉल्यूशन है जल में घुला हुआ है, बना हुआ है, उसमें आप CO2 पास कर रहे हो, गैस को आपको बन रहा है, जैसे उसमें आप पास करते हो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है, जिसको आप कहते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यदि लाइम वाटर में डालते हैं तो ये मिल्की कलर हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कैल्शियम कार्बोनेट, जो नीचे बैठ गया। प्रेसिपिटेट को हम देखिए इंडिकेट कर रहे हैं एरो से,
एरो का इंडिकेशन देखिए नीचे है, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेशन का इंडिकेशन है, एल हमने जल ले दिया है। तो एक फेज जो हमने आपसे कहा कि हम उसको स्टेट्स ऑफ मैटर को, सब्सटेंस को इन द बोथ साइड्स जो इंडिकेट करते हैं। अब दूसरा मैंने आपसे बोला है उसमें हम हीट के बारे में बताएंगे कि किसी इक्वेशन में हीट इन्वॉल्व होता है, किसी में इवॉल्व होता है। इन्वॉल्व का मतलब उसमें यूज हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, और इवॉल्व का मतलब होता है उसमें रिलीज हुआ। उसके बारे में इक्वेशन के माध्यम से बता रहा हूँ। यस, टू इंडिकेट द हीट चेंजेस, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें या तो हीट इन्वॉल्व हुआ है या रिलीज हुआ है। उसको कैसे हम लिखेंगे ये देख लेंगे। कार्बन को हवा में जलाते हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो गैस मिल रही है। देखिए ये है आपका सॉलिड, ये है आपका गैस, और ये भी आपका है गैस। ये तो स्टेट के बारे में आपको बताया, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। अब इसमें ये देखेंगे आप कि इसमें इस केस में थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर रहा हूं, इसमें देखिए हीट आप दे रहे हैं आप भाई, यानी आप इसको जला रहे हो, हीट उसको दे रहे हो। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन जब हीट का उपयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें हीट के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें हीट यूटिलाइज हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो या इस चीज को मैं यहाँ पर थोड़ा सा हमसे एक स्टेप गलत हो गया, सॉरी, मैं यहाँ से हीट निकाल रहा हूँ। अब क्या हो रहा है देखिए, कार्बन को आप जला रहे हो, ठीक है, हवा भी जला रहे हो, ये जल रहा है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ हीट रिलीज हो रहा है, जो मैंने अभी इसके पहले स्लिप ऑफ टंग हुआ, जो मैंने कह दिया कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ये कहना चाहूँगा हीट यहाँ रिलीज हो रहा है। तो रिलीज हो रहा है तो हीट निकल रहा है, तो जब हीट रिलीज होगा तो उसको हम इन द राइट साइड लिखेंगे, यहाँ पर हीट लिखेंगे। और केमिकल रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, हीट इवॉल्व, तो उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच, in this chemical reaction, during chemical changes, heat always evolved, heat always released, and this heat energy is written in the right side. So this is the example of exothermic reaction, and in the concern, यहाँ पर मैं हीट के मैं मोर इफेक्टिव बना रहा हूँ यहाँ हीट के रूप में, कि देखिए भाई इसमें हीट निकल रहा है, तो हीट का भी इसमें हम दे रहे हैं। उसी तरह से आप और कोई ले लीजिए, मान लीजिए मैग्नीशियम को ले लीजिए। मैग्नीशियम को आप जलाते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ड्रिजलिंग, चकाचौंध, लाइट के साथ जलता है, और इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 2 कर दीजिए। अब यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम आपने लिया है, ये सॉलिड लिया है, देखिए ये ऑक्सीजन लिया है, ये गैस के रूप में है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को अस बन रहा है, यह भी सॉलिड है। यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, प्लस इससे जो हीट निकल रहा है आप दाहिने साइड दे दीजिए। So this is the example of exothermic reaction, and also we can show about the using of heat, indicating the heat. So मैं अभी इसमें जो लिखा था, to indicate the heat changes, heat इसमें चेंज हो रहा है,
यानी हीट इसमें रिलीज हो रहा है। उसी तरह से एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पहले एक और हम एंडोथर्मिक का दे रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन। इसको आप वाटर में डाल दीजिए, जिस बर्तन में डालिएगा, जिससे बीकर में हम डालेंगे, तो हमें इसमें क्या बनेगा, वाटर का यहाँ पर फॉर्मूला लिख दीजिए H2O, आपको बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। यहाँ ऑक्सीजन का देख लीजिए, 1 1 2, ऑक्सीजन 2 दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसका फॉर्म लिख दीजिए, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये एक्वस है AQ। चलिए बोले, इसमें काफी हीट निकलता है। तो यहां पर मैं इंडिकेट कर रहा हूं हीट के बारे में कि देखिए इस इक्वेशन में हीट इवॉल्व हो रहा है और इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आप इसको मैं इसका डिफाइन कर देता हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक reaction, the reaction in which heat is evolved, heat is released, is called exothermic reaction. Now again I want to say about the endothermic reaction, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एंडोथर्मिक लिख रहा हूँ। मैं तीसरा कंडीशन बताने जा रहा हूँ। पहला कंडीशन बताया स्टेट्स, उसको हम शो करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। दूसरा हमने हीट के बारे में बताया कि हीट का अगर चेंजिंग हो रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड, एक्सोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। उसी केस में मैं यहाँ पर अब तीसरा ये बताने जा रहा हूँ, इस दोनों केस में आ जाएगा, कंडीशन भी आ जाएगा, और इसमें कंडीशन का मतलब है कि वह किस कंडीशन में रिएक्शन कर रहा है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, यहाँ सॉलिड के रूप में लिखा है, और CO2 निकलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट में आप हीट यहाँ दे रहे हो, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। ये जैसे एक्सोथर्मिक मैंने क्या बोला था, एक्सोथर्मिक केस में हीट इवॉल्व होता है, रिलीज होता है, उसको दाहिना साइड दिखाते हैं। इस केस में यहाँ देखिए हीट जो है यूज हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और इसको हम बोल रहे हैं कैल्शियम, ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक में जो कंडीशन अब यहाँ तो था केवल हीट के का केस था, जो चेंज इन द हीट होता है। अब मैं चेंज इन द कंडीशन, देखिए पोटेशियम क्लोराइड KClO3 है, इसको आप डेल्टा है हीट के लिए दिया है और ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कैटलिस्ट है। अगर आप पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे काफी हाई टेम्परेचर पर, बहुत टेम्परेचर देर तक गर्म करेंगे, तब हमें ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। जैसे ही हम पोटेशियम क्लोराइड के साथ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को मिलाते हैं और इसको जब गर्म करते हैं तो बहुत कम समय में इमीडिएट ये हमारा पोटेशियम क्लोराइड टूट करके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन लिबरेट करता है। यहाँ पोटेशियम क्लोराइड का कंडीशन मैंने लगा दिया कि देखिए इसके साथ MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड रहेगा, तो इसका ये कैटलिस्ट है और इसकी गति को बढ़ा देता है। मैं यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड लिया हूँ, हाइड्रोजन लिया हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर को यदि हम 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कंप्रेस करते हैं और उसको कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के मिक्सचर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो यह मिथेनॉल बनता है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन हमने लगा दिया
कि इस किस किस कंडीशन में मिथाइल अल्कोहल कब बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, जब इसको हम हाईली कंप्रेस्ड करेंगे। कब बनेगा, जब इसको हम इसमें कैटलिस्ट मिलाकर के गर्म करेंगे। और कंडीशन 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर भी शो हो रहा है। 3 कंडीशन है, यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए 300, टेम्परेचर होना चाहिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड और कैटलिस्ट होना चाहिए। 3 कंडीशन शो कर रहा है, तब जाकर के हमारा CH3 मिथाइल अल्कोहल CH3OH, मिथाइल अल्कोहल नहीं, इसको पहले अल्कोहल का हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप है OH होता है, तो मिथाइल अल्कोहल में CH3 मीथेन के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है, तो ये मिथाइल अल्कोहल है। और इसके लिए मैंने आपको कंडीशन देखा। एक और सिंपल कंडीशन देख लीजिए, हम लोग जो फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं देखते हैं उसमें क्या देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आप देख, बालक इसमें नीचे में शॉर्ट स्पेस है, इसलिए मैं इसके ऊपर वाला को हटा रहा हूं, इसीलिए मैं फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया लिखने जा रहा हूं। देखिए इसमें क्या है कि हमारा ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ये बन रहा है हमारा ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2। अब देखिए यहाँ जो फोटोसिंथेसिस होगा, हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया दिन में होती है क्योंकि दिन में सनलाइट उपस्थित होता है, रात में नहीं होती है क्योंकि सनलाइट नहीं रहता है। यानी फोटोसिंथेसिस ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें जब तक सनलाइट नहीं रहेगा तो ये प्रक्रिया नहीं होगी। इसलिए देखिए यहाँ कंडीशन में शो कर दिया सनलाइट, ये क्लियर हो रहा है कि सनलाइट की उपस्थिति में ही क्लोरोफिल की सहायता से पौधे भोजन बनाएंगे। तो यहाँ मैं आज इस केमिकल रिएक्शन के संदर्भ में हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने बताया कि केमिकल रिएक्शन को कैसे हम लिखेंगे, उसको केमिकल रिएक्शन लिखने में फिर हमने ये बताया कि जो प्रतिक्रिया भाग रहा है उसको हम सिंबॉलिक और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में लेफ्ट साइड में लिखेंगे जिसको रिएक्टेंट कहते हैं, और राइट साइड में जो प्रोडक्ट बनता है वो लिखेंगे। एक तो ये हमने देखा। उसके बाद हमारा देखने का तात्पर्य यह था कि दूसरा स्टेज में मेरा ये था कि इसको हम कैसे इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे तो उसके लिए हमने दिया सॉलिड के लिए सॉलिड S लिखा, लिक्विड के लिए SL लिखा, गैस के लिए G लिखा, एक्वस के लिए सॉल्यूशन का लिए AQ लिखा, और अगर कोई प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो उसको हम एरो के द्वारा दिखाते हैं, नीचे एरो करके। कोई गैस निकल रहा है तो ऊपर भी एरो करके कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी मेक मोर इफेक्टिव केमिकल इक्वेशन। उसके बाद इस केमिकल इक्वेशन के पहले जस्ट मैं इसके पहले इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको सिखाया था, और अब इस कंडीशन के बाद फिर मैं आपको ये 3 चीज और बताया कि केमिकल इक्वेशन होता है, उसके लिए 3 बातों को हमने दिखलाया। एक हीट का जो रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ, दूसरा स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, और तीसरा है कि उसका कंडीशन क्या है, क्या उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या उस कंडीशन हो रहा है, क्या उसका कोई टेम्परेचर है उस कंडीशन में हो रहा है, इतना टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही होते हैं, और उसमें फिर ये दिखलाया उसका कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर उसका टेम्परेचर, फिर कोई कैटलिस्ट उसमें भाग तो नहीं ले रहा है। तो मैंने सारे बिंदुओं को, सारे फैक्टर को इस वीडियो में मैंने एक्सप्रेस किया है। मुझे आशा है आप सबको ये बहुत पसंद होगा, और इसको बार बार आप देखेंगे, बार बार इसे पढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ याद हो जाएगा, और एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए है। और इसी शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। यहाँ पर मैं
केमिकल इक्वेशन को दो भाग बांट दिया हूँ, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट in the left side in the reactants are always equal to number of atoms of the each element in right side in the product. So here मैंने जो लिखा है balanced chemical equation, a balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements. Left side in the reactants, one element or more than one element take part. So number of atoms of different elements in the reactants and product. Balanced chemical equation क्या है कि a balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and product. एक एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे तुरंत, जो पहले बता चुका हूँ। देखिए यह जिंक है, जिंक इज ए मेटल, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को के साथ हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं, यानी जिंक एक हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, एक गैस इवॉल्व होगा, रिलीज होगा, और जिंक सल्फेट साल्ट बनेंगे कंसर्निंग प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन शो हो रहा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट आप देखेंगे दोनों इक्वल है, तो इसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। दूसरा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाम से क्लियर है, अनबैलेंस्ड का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ ईच, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में। हाइड्रोजन गैस है, डायटोमिक एलिमेंट्स है, एक मॉलिक्यूल में दो एटम है। ऑक्सीजन ऑल्सो डायटोमिक एलिमेंट्स, एक मॉलिक्यूल में दो एटम है। लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दो दिखाई दे रहा है, राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दो दिखाई दे रहा है। फिर देखते हैं ऑक्सीजन का पोजीशन। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन का एटम दो दिखाई दे रहा है, यहाँ ऑक्सीजन एक एटम दिखाई दे रहा है। तो क्या ये केमिकल इक्वेशन है और इसको हम बैलेंस कर सकते हैं? तो कहा नहीं, इसको बैलेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन द लेफ्ट साइड इन द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू इन द राइट साइड इन द प्रोडक्ट। राइट साइड ओनली वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, बट लेफ्ट साइड ऑक्सीजन का दो एटम है, सो इट इज नॉट इक्वल। सो हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए, तो ये हम इसको कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें मैंने लिखा है एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स। वन और मोर एलिमेंट्स, रिएक्टेंट में एक हो सकते हैं, एक से अधिक एलिमेंट हो सकते हैं, तो उसके एटम चाहे एक एलिमेंट का हो, एक रिएक्टेंट हो या नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हो, सारे का अलग अलग एटम की संख्या, एलिमेंट का एटम की संख्या लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होनी चाहिए। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट में आगे ये बता रहा हूं कि हम इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, इसके बारे में देखिए। मैं यहाँ वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन दिखा रहा हूँ, जिसमें ये समझाऊंगा कि देखिए इसको बैलेंस हम कैसे करते हैं। हाइड्रोजन तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख दिया। देयर आर टू एलिमेंट्स व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, सो दे आर रिटन इन लेफ्ट साइड। नाउ वी टेक एरो and in the right side the product will be written right side, so product will be H2O,
H2O। यहाँ पर आप देखेंगे ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों को दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल अलग है। यहाँ 2 एटम है, वहाँ 1 एटम है। हमको इसको बैलेंस करना है, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल क्या है तो देखिए, हाइड्रोजन को हम देख रहे हैं दोनों इक्वल है, राइट साइड में ऑक्सीजन 1 एटम है, इधर ऑक्सीजन 2 एटम है। तो हम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब देखिए पोजीशन 2 का, 2 को हम लेफ्ट साइड में रखा है, 2 को हम राइट साइड में यहाँ नहीं लिख सकते हैं। जब भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ऑलवेज वी राइट डाउन द नंबर इन लेफ्ट साइड। अब देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 दिखाई देने लगा। इस क्रम में जब मैंने ये ट्राई किया तो फिर देखा कि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 एटम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमको हाइड्रोजन तो 2 ही एटम है, तो फिर ये हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ। अब हम फिर हिट एंड ट्रायल के मेथड से अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। चलिए हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 2 जा 4। अब देखिए तो ये बैलेंस दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देयर आर 4, 2 2 जा 4। हाइड्रोजन का 4 एटम है, जबकि दाहिना साइड में 2 2 जा 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 एटम है। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का देखिए 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का 2 है। मैं एक और दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। देखिए नाइट्रोजन, इसको हम इसका फॉर्मूला N2 लिख रहे हैं, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन H2 ले रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक गैस बन रहा है अमोनिया NH3। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, 2, हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 1। So number of atoms in the reactant of the nitrogen 2, but in the right side number of atom nitrogen 1। हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 एटम दिखाई दे रहा है, वहाँ 3 एटम दिखाई दे रहा है, तो दोनों अनबैलेंस्ड है, दोनों हम संख्या दोनों नहीं मिल रहा है। इसको हम क्या करेंगे, अब फिर ट्राई करेंगे। यहाँ आप दाहिना साइड में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 3 2 जा 6, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6। नाइट्रोजन देखिए ऑटोमेटिक 2 से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन तो हमको दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन 2, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6। So in the case number of hydrogen 6, so number of atom in each side, in either in reactant or in product, both are equal, so we can balance in this way, balance the equation। एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये देखिए NO बन रहा है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, 2, इसमें नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। सो यहाँ बैलेंस करना बहुत आसान है, हम लोग बैलेंस करने का प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम कोई भी इक्वेशन को, बड़ा से बड़ा इक्वेशन को, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि इस इक्वेशन में जब भी हम बैलेंस करेंगे तो जब भी हम कोई संख्या से उसको मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और उसको चेक कर लेंगे, दोनों साइड, हर एक एलिमेंट का, एटम का दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। सो इसके आगे मैं फिर बता रहा हूँ, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।